कोरोना के खतरे को देखते हुए आज देश के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और कई जगहों पर ये प्रक्रिया चल भी रही है, जिसके जरिए कोरोना से लड़ाई को लेकर तैयारियों को परखा जा रहा है और छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखा जा रहा है ताकि अगर कोरोना के केस में बढ़ोतरी होती है तो लोगों को इस खतरनाक बीमारी से बचाया जा सके। वैसे देश में अचानक से कोरोना केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पूरे देश में 5,880 नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 6.9% रिकॉर्ड किया गया है, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हरियाणा के झज्जर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्रालय का साफ निर्देश है कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट टीकाकरण की रणनीति पर तेजी से काम किया जाए, साथ ही सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण अस्पतालों में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, पीपीई किट समेत अन्य चीजों की तैयारी की जाए। पूरे देश में तैयारियां देखी जा रही हैं कि आखिर कोरोना की अगली लहर अगर आती है, खासकर जिस तरह देश में संख्या बढ़ रही है कोविड के संक्रमण की, अगर एक बार फिर उन तस्वीरों को सामने जो हर कोई दुआ करता है ना देखना पड़े, तो आखिर तैयारियां कैसे, और इन्हीं की तैयारियों के लिए अपनी क्षमता देखने के लिए पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें हरियाणा के झज्जर की हैं, एम्स की हैं, जहां जैसे ही एक एम्बुलेंस आई है, एक मरीज लाया गया है जो कोविड संक्रमित हो सकता है, जिसकी स्थिति खराब हो सकती है, स्वास्थ्य बेहद खराब हो सकता है। तो क्षमता में दरअसल क्या देखा जा रहा है कि घर से निकलकर एम्बुलेंस से और उसे अस्पताल में उसका इलाज शुरू होने में आखिर कितना समय लगेगा। तो ये माना जा रहा है कि ये सामने कोविड संक्रमित मरीज हो सकता है, तो पूरी तरह से पीपीई किट में डॉक्टरों की टीम है जो तुरंत सबसे पहले मरीज को स्ट्रेचर पर, और देखिए स्ट्रेचर की सबसे ज्यादा कोविड की जो लहर, दूसरी लहर थी, उसमें क्या सबक सीखे गए थे? उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ऑक्सीजन सैचुरेशन की थी, सांस लेने की दिक्कत हो रही थी। जैसे ही मरीज को उतारा गया है, आप यहां पर देखेंगे ये डेडिकेटेड मास्क लगाया गया है और साथ ही ऑक्सीमीटर है। 25 अप्रैल से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए हरिद्वार में सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, उनसे ताजा हालात की जानकारी ली। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय भी बद्रीनाथ धाम पहुंचकर वहां चल रहे विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा की। 27 अप्रैल को मंदिर के पट खुलने को लेकर काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए, क्योंकि इस बार राज्य सरकार श्रद्धालुओं के लिए कई नई सुविधाओं की शुरुआत करने जा रही है। यही नहीं, बद्रीनाथ धाम इस बार भक्तों को एक नए रूप में मिलेगा। केदारनाथ मंदिर का कपाट भी 25 अप्रैल को खुलने जा रहा है। यहां भी काफी दिक्कतों के बाद पैदल मार्ग से आवाजाही शुरू हो गई है। यात्रा से जुड़े विभागों के अधिकारी और कर्मचारी केदारनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। मार्च के पहले सप्ताह में पूरे रास्ते से बर्फ हटाकर आवाजाही शुरू कर दी गई थी, लेकिन फिर हुई बर्फबारी से मार्ग बर्फ से जम गए हैं। कई जगहों पर ग्लेशियर टूट गए और मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई थी, लेकिन अब रास्तों को फिर से खोल दिया गया है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट भी 20 मई को खुल रहे हैं। इसको लेकर भी सेना और प्रशासन ने रास्ता तैयार करने को लेकर पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। 20 अप्रैल से रास्ता बनाने का काम का शुभारंभ होगा। फिलहाल घांगरिया के बाद 5 से 12 फीट तक बर्फ जमी है। पूरा रास्ता ग्लेशियर से पटा पड़ा है। अप्रैल महीने में बर्फबारी के चलते मंदिर के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। पवित्र सरोवर अभी भी बर्फ में तब्दील दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर अपने आप में बेहद अद्भुत है। 15 अप्रैल से ट्रस्ट के सेवादारों के लिए लंगर की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। घांगरिया में सेना के जवानों के ठहरने और खाने की व्यवस्था भी की जाएगी। हेमकुंड साहिब की पैदल तीर्थ यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है। तीर्थयात्रियों को पुलना से हेमकुंड साहिब तक करीब 15 किलोमीटर की पैदल तीर्थ यात्रा करनी होती है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक अनोखी परंपरा है। इस परंपरा के तहत रामनवमी के 7 से 10 दिन के बाद रावण दहन किया जाता है। इसका आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। इस बार आसनसोल में हुए रावण दहन को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। आयोजकों का कहना है कि आसनसोल और रानीगंज जिले में ब्रिटिश काल से ही रामनवमी के बाद रावण वध की परंपरा चली आ रही है। यही नहीं, राजस्थान के भी कई जगहों पर रामनवमी के बाद दशमी को रावण वध की परंपरा है। यहाँ भी बड़े ही धूमधाम के साथ रावण दहन को अंजाम दिया जाता है। लेकिन आमतौर पर शारदीय नवरात्रि की दशमी को रावण वध की परंपरा है।
और इस दौरान बड़े ही भव्य तरीके से रामलीला का मंचन भी होता है और दशमी को रावण दहन किया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के आसनसोल और रानीगंज में ये रिवाज चैत्र नवरात्रि के नवमी के बाद मनाई जाती है। नवमी यानी कि रामनवमी को यहाँ पर बड़े भव्य और दिव्य तरीके से भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है। असम के लोक नृत्य बिहू की ये ग्रैंड तैयारी 14 अप्रैल के लिए हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में इस नृत्य को लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसकी परफॉर्मेंस का कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए गुवाहाटी के सोरू हजाई स्टेडियम में एक साथ 10,000 लोग बिहू नृत्य करेंगे। तेजपुर से लेकर जोरहाट तक असम के कोने कोने के कलाकार इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पसीना बहा रहे हैं, ताकि इसकी भव्यता में कोई कोर कसर न छूटे। बिहू नृत्य असम का एक लोक नृत्य है जो बिहू त्योहार से संबंधित है। यह असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये नृत्य समूह में होता है, जिसे आमतौर पर युवा पुरुष और महिलाएं करते हैं। इसकी विशेषता फुर्तीली नृत्य मुद्राएं और हाथों की तेज गति है, जिसमें नर्तक पारंपरिक रंगीन असमिया परिधान पहनते हैं। बिहू नृत्य की इस तैयारी का उद्देश्य असम की संस्कृति, खास करके लोक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान देने की पहल करना है। राजस्थान के जोधपुर में दुनिया का सबसे अनोखा मेला लगा है, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं देवी देवताओं के वेश में सज धज कर जुलूस में हिस्सा ले रही हैं। ढोल नगाड़ों के साथ पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास से यहां जुलूस निकाला जाता है। दरअसल 16 दिन पूजा के बाद सुहागिन महिलाएं अलग अलग स्वांग रचकर जोधपुर शहर के अंदरूनी हिस्से में रात भर सड़कों पर निकलती हैं। इस पूरी रात में शहर की सड़कों पर सिर्फ महिलाएं ही नजर आती हैं और हर महिला के हाथ में एक छड़ी होती है। जैसे ही कोई लड़का सामने दिखता है और वे छड़ी से उस पर वार करती हैं, जिसके पीछे की कहानी ये है कि पुराने जमाने में भाभियां अपने देवरों और दूसरे कुंवारे लड़कों को छड़ी मारकर ये बताती थी कि ये कुंवारा है, तो उसके बाद उसकी शादी जल्द हो जाती थी। इसी परंपरा का पालन यहां भी अभी तक किया जा रहा है। परंपरा के तहत जोधपुर में 16 दिन तक गवर माता का पूजन होता है। इस दौरान महिलाएं दिन में 12 घंटे निर्जला उपवास रखती हैं और एक ही वक्त खाना खाती हैं। इसी तरह 16 दिन तक अनुष्ठान व पूजन चलता है। 16वें दिन पूरी रात महिलाएं घर से बाहर रहती हैं। जोजिला टनल देश की सुरक्षा कवच में एक और अध्याय जुड़ने जैसा है। दुर्गम सरहदी इलाके लद्दाख को कश्मीर और बाकी देश से जोड़ने के लिए 2 टनल बनाने का काम तेजी से जारी है। हिमालय को भारत का सुरक्षा प्रहरी बोला जाता है, लेकिन सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते उत्तरी सीमाओं में बसे कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती इलाके कट जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां बन रहा है एशिया का सबसे लंबा टनल, जोजिला टनल, जिसका काम तेजी से जारी है। ये सुरंग ऐसी है जिससे मौसम की दुश्वारियां खत्म हो जाएंगी। जोजिला टनल का निर्माण 11,578 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे 1 पर हो रहा है। 14.2 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का 50% के लगभग काम पूरा भी हो चुका है। टनल बनने के बाद श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह के इलाके हर मौसम में जुड़े रहेंगे। देश की सुरक्षा के लिए टनल प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न सिर्फ लद्दाख का संपर्क साल के 12 महीने बना रहेगा, बल्कि इसके साथ में किसी भी आपातकाल की स्थिति में सेना की तैनाती भी तेजी से हो सकेगी। मुंबई में बस स्टॉप की तस्वीरें बदली जा रही हैं। बस स्टॉप में आधुनिक सेवाओं का समावेश किया गया है। डिजिटल बस स्टॉप में लाइब्रेरी है, जहां बैठकर किताबें पढ़कर समय गुजारा जा सकता है। यहां चार्जिंग पॉइंट है, जहां से मोबाइल फोन चार्ज किए जा सकते हैं। साथ ही बस से यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए इस बस स्टॉप पर सेफ्टी अलार्म की सुविधा है, जो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। साथ ही इस बस स्टॉप पर आसपास के लोकप्रिय स्थानों और शौचालयों जैसी उपलब्ध सुविधाओं के विवरण की जांच के लिए एक QR कोड भी है। वर्ली नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया ने बेस्ट बस स्टॉप को शानदार लुक दिया है। इस बस स्टॉप को 35 लाख रुपए की लागत से बनाकर तैयार किया गया है। साथ ही यहां के तकरीबन 3000 बस स्टॉप को इस तरीके से आधुनिक बस स्टॉप में बदलने का काम भी शुरू किया गया है, ताकि लोग बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते हुए आनंद उठा सकें।
वहीं दुर्ग की 15 साल की बेटी गोल्डन बुक गर्ल बनी है। लहरों के बीच अपने जुनून को हथियार बनाकर 15 साल की इस बेटी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली चंद्रकला ने लगातार 8 घंटे तैरकर अपना नाम गोल्डन रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है। चंद्रकला रविवार सुबह 5 बजे तालाब में उतरी और लगातार तैरने के बाद दोपहर 1 बजे बाहर आई। लगातार 8 घंटे तैरकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। चंद्रकला की जी तोड़ मेहनत और प्रैक्टिस 2 साल से चल रही थी। अब उसका ही नतीजा है, बड़े सम्मान के रूप में इस तौर पर सामने आया है। चंद्रकला पुरई की वही स्विमर है जिसका एक ही बार में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई गुजरात में स्विमिंग के बेहतरीन प्रदर्शन पर चयन हुआ। सम्मान बड़ा है तो जाहिर है कि इस कामयाबी का जश्न भी खास होगा। सूबे के गृह मंत्री चंद्रकला को बधाई और आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। बेटी के इस कामयाबी को देखकर न सिर्फ चंद्रकला का परिवार खुश है बल्कि उसके इलाके का भी हर शख्स काफी खुश है।